गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सैटरडे को जो बेस बनाए थे उसको एक बार रिपीट करेंगे। कुछ लोग नहीं आए थे सैटरडे को, उसको एक बार रिवाइज करके उसी से आगे बढ़ेंगे। ये आपका नोट्स है, ये आपको नोट्स जो शायद ऐप पे हो गया होगा या जो भी होगा, प्रिंट फॉर्म में मिलता है या ऐप में मिल जाता है। ऐप में मिल जाता है तो ये आपको अपलोड कर दिया गया होगा आई गेस। तो देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे मनी से, अगर आपको याद होगा तो। याद है किसी को? मनी मनी दो मेन फंक्शंस होता है मनी का। पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू। दोनों का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब बताइए। हाँ, मीडियम ऑफ, बोलिए बोलिए, आराम से बोल सकते, बोलिए। हाँ हाँ, तो एक्सचेंज के काम में आता है। और मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि अगर पैसे को, अगर हमको जानना है कि इस लैपटॉप का क्या प्राइस है, तो वो पैसा ही पैरामीटर होगा ना, तो पैसे से पता चलता है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, और भी फंक्शंस होता है, बट दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को याद रखिएगा। ये देखिए, ये मनी का बेसिकली फंक्शन यहाँ पे समझाया गया है, बट ये आता नहीं है एग्जाम में, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। इससे ना बेस बन जाता है। अगर ऐप आप ओपन कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो आप ओपन कर लीजिए। देखिए, कुछ कुछ चीजें ना मनी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। फंजिबल होता है। फंजिबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिएगा। वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड कभी एग्जाम में नहीं आता कि मनी का ये सब क्या है। मनी को समझने के लिए ये सब हम पढ़ते हैं। जैसे कि फंजिबल, फंजिबल मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे के साथ। अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट है, आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो वो एक्सचेंज हो सकता है ना। अगर यही सपोज कीजिए कोई और चीज हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लैपटॉप है, आपके पास किसी और कंपनी का लैपटॉप है, तो वो शायद एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होगा। बट मनी जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो 100 का 100 ही एक्सचेंज होगा, 50 का 50 ही होगा। कोई 100 के बदले 1000 तो नहीं देगा। इसका मतलब फंजिबल है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल मतलब होता है कि आप एक ही मनी को ना बार बार यूज कर सकते हैं, होता है ना। अब जैसे आपके पास 100 रुपए का दो नोट है, आप 100 रुपए का एक बार यूज करते हैं, फिर उसी 100 रुपए को, मतलब वो तो चेंज हो जाता है, वही 100 रुपए का जो यूनिट होता है उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। मतलब एक पैसे सपोज कीजिए आप किसी दुकानदार को दे रहे हैं 100 रुपया, वही दुकानदार 100 रुपया किसी और को यूज करेगा ना। तो वही है, इसका मतलब ये है कि एक जो नोट होता है, एक जो मतलब रुपी जो होता है, वो बार बार यूज किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? डिविजिबल, छोटे यूनिट में कर सकते हैं। आप मुझे 10 रुपया दीजिएगा, हम आपको 2 रुपए का 5 दे सकते हैं ना, उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल आपको बताए थे कि मनी जो है, मनी क्यों किया जाता है, हम लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि मनी जो है, मनी विल बी द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। अब पांचवा क्या होता है? स्केयर रिसोर्स। स्केयर्स मतलब कि मनी जो है अनलिमिटेड नहीं है, मनी लिमिटेड है, तभी तो मनी के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अगर यही सोचिए, अगर मनी अनलिमिटेड होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता लाइफ में, क्योंकि मनी लिमिटेड है। बस उसी के बारे में ये बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया। यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ के नहीं बताइएगा, मतलब अंदाजा, बहुत कॉमन सेंस है। देखिए, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है? आप मनी को रखते हैं ना, एफडी करते हैं ना, सेविंग्स में रखते हैं ना, तो बस वही है, स्टोर करके रखते हैं ना आप। मनी का कुछ वैल्यू, बस वही है, मनी के बारे में बेसिक्स है। देखिए, प्राइमरी फंक्शंस आपको पता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, दोनों का मीनिंग यहाँ पे लिखा है। आप जब आपको रिवाइज करना हो, रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस जो, जैसे आपको स्टोर ऑफ वैल्यू बताएं, और एक होता है क्रेडिट क्रिएशन, बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है कि आप सपोज कीजिए, आप जा मनी, आप आपके पास 1000 रुपए है, आप अपने बैंक में जा रहे हैं, बैंक में जमा कर दिए 1000 रुपए। बैंक क्या करेगी? उसी 1000 रुपए से हो सकता है 900 रुपए किसी और को लोन दे देगी। लोन देती है। तो आप जो 1000 रुपए जो बैंक में डाल रहे हैं, उसी से क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। क्रेडिट मतलब कि उधारी, एक तरह से समझ लीजिए। वो जो लोन दे रहा है किसी और को, आप जो 1000 रुपए डाल रहे हैं, उसी से ना लोन दे रहा है। तो बस वही मनी का एक फंक्शन हो जाता है। अगर आप सपोज कीजिए कोई हजार, बैंक में कोई पैसा डालेगा ही नहीं, तो बैंक कहाँ से लोन देगी? तो मनी का एक फंक्शन है कि वो क्रेडिट क्रिएट करने में प्रॉब्लम, मतलब हेल्पफुल होता है इकोनॉमी में। मतलब कि आप लोन जो देते हैं, लोन मनी के थ्रू ही दिया जाता है। पब्लिक अगर जमा नहीं करेगी बैंक में, तो बैंक कहाँ से लोन देगी? इसका मतलब ये है बेसिकली। ये देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉ किया क्या है, जब आपको रीड करना होगा आपके नोट्स में, एक चीज याद रहेगा, आपको बस प्राइमरी वाला इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। बाकी जो है ना, बाकी कोई पूछता नहीं है।
ये आपके समझने के लिए, बस आपको ये वाला पार्ट याद रखिए, ये थोड़ा ब्लर हो गया, आपके नोट्स में ठीक होगा। देखिए बाटर सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे, याद है? बाटर सिस्टम क्या होता है? सामान टू सामान एक्सचेंज। पैसा जब नहीं था तब बाटर सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। कोमोडिटी मनी, मेटल मनी, ये सब क्या होता है? मेटल मनी आपको बताए थे, इसका एग्जांपल लेके सपोज कीजिए ये चांदी का है या कॉपर का है, जो भी है। पहले जब पैसा नहीं होता था ना, तो इसी से यूज करते थे। आप मुझे ये सामान दे दो, हम आपको चांदी का ये दे देंगे। फिर वो किसी और को यूज करता जब पैसा नहीं था। जब आप रीड करेंगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय ना ऐसा ही कुछ यूज होता था। वो पैसा नहीं था, वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही किसी चीज को बना लेते थे कि ये पैसा होगा, ठीक है। फियाट मनी आपको याद है? फियाट मनी बताए थे, किसको किसको याद है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, एक तो वो था और दूसरा। हाँ हाँ हाँ, देखिए फियाट मतलब कुछ नहीं है। फियाट मतलब ये है कि वो पहला चीज तो ये है कि वो टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि दिखना चाहिए, टच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में पैसा है, मन टू मन ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब दिखना चाहिए, ये जैसे है, ये दिख रहा है ना, तो ये पैसा हो सकता है। और दूसरा क्या था फियाट का, कि या तो गवर्नमेंट नहीं तो सरकार ऑर्डर करना चाहिए। फियाट का मतलब ये था। अब देखिए, अब जब आगे बढ़ेंगे, अभी डिजिटल करेंसी के बारे में बात करेंगे आगे जाके। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बार्टर सिस्टम को कैसे मनी जो है सॉल्व करता है। मतलब कि एक टाइम था जब सामान टू सामान एक्सचेंज होता था, उसी चीज को मनी क्या क्या सॉल्व कर सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बारे में बात किए थे, याद है? मतलब कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर हमको जरूरत है सपोज कीजिए इस माउस की, और सामने वाले को जरूरत है इस बोतल की, तो दोनों का मैच होना चाहिए, कि उसको माउस लेना है और मुझे बोतल लेना है, तभी ये फॉर्म हो पाएगा। अगर सपोज कीजिए उसको माउस नहीं लेना है, कुछ और लेना है, तो ये तो चेंज नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, वही। अब एक बात बताइए, अब कोई एक्सचेंज कर रहा है, माउस एक्सचेंज कर रहा है बोतल के लिए, वैल्यू कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है? पैसे से तो पता लगा लेते हैं ना, ये 200 रुपए का है, ये 50 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। अब जब पैसा नहीं है तो कैसे वैल्यू लगाइएगा? ये भी प्रॉब्लम होता था जब मनी नहीं था। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, अभी आप अपना पैसा क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं ना। बट पैसा नहीं होता, सोचिए तब आप क्या एफडी करते हैं? कुछ नहीं था करने का। लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि आप किसी से लोन लेते हैं, आप बोल देते हैं कि 10 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास पैसा है, आपको पता है 1000 रुपये पेमेंट करना है 10 दिन के बाद। अगर पैसा नहीं होता तो आप क्या करते हैं, 10 दिन के बाद माउस दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम होता था, ये सब प्रॉब्लम होता था। उसी को मनी सॉल्व करता है, और कुछ नहीं है। फियाट मनी के बारे में बताया, दो चीज है। इशूइंग अथॉरिटी, फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि एग्जिस्टेंस होना चाहिए, टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए। कॉइन्स के बारे में याद किए थे, याद है? कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज के बारे में बात किए थे। कॉइनेज के बारे में एक बार रिपीट करते हैं। कॉइन जो होता है वो कौन इशू करता है? सरकार इशू करती है, आरबीआई नहीं करती है। पहला चीज। दूसरा चीज, कॉइन्स में ना 1 रुपी का जो नोट आता है वो भी आता है। 1 रुपए के नोट में आप देखेंगे आई प्रोमिस टू पे द बियरर, मैं धारक को इतने रुपए, वो नहीं होता है। उसमें साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, करेक्ट। 1 रुपी इज नोट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। करेंसी नोट, जब करेंसी नोट जब 2 रुपए से नोट हो जाता है, वो ऑफिशियल नोट बोला जाता है। वो कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है, करेक्ट। इसमें लिखा हुआ रहता है आई प्रॉमिस टू पे द, अच्छा इसका मतलब बताए थे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस सम ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 50 रुपए का नोट ले जाके अगर ये वाला चीज बता रहे हैं आप आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करेगा? एक्सचेंज कर देगा उस चीज को। ऐसा नहीं कि वो गोल्ड दे देगा या कुछ कर देगा, बस वो एक्सचेंज करेगा। इसी वजह से ना जो फटा हुआ नोट जो होता है ना, वो बैंक में क्यों एक्सचेंज हो जाता है? क्योंकि बस ये लिखा हुआ रहता है ना, इसी वजह से। इसीलिए फटा हुआ नोट जो है ना एक्सचेंज हो पाता है। लीगल टेंडर और फियाट मनी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ एग्जैक्टली exactly. देखिए लीगल टेंडर ना फियाट मनी ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है। लीगल टेंडर में ना आप किसी को पैसा दे रहे हैं, तो वो आपको डिनाई नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है सबको? अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। रिपीट करना है कोई किसी चीज को? बताइए। ठीक है। देखिए कॉइनेज जो है ना, कॉइनेज जो गवर्नमेंट लाती है ना, तो उसके लिए ना एक एक्ट पास किया गया है, इसी को बोलते हैं कॉइनेज एक्ट।
ए कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी फॉर एनी सम एक्सीडिंग 1000 रुपी। अच्छा, आपको याद है कॉइन वाला बताए थे कि अगर आप किसी दुकानदार को दे रहे हैं तो कॉइन में कर दीजिएगा, तो 1 रुपये का कॉइन आप मैक्सिमम 1000 रुपये दे सकते हैं। उसके बाद वो डिनाई कर सकता है, उसके बाद वो बोल देगा, अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे मारुति का कार लेने जा रहे हैं, अगर आप वो 10 लाख का कार ले रहे हैं और 1-1 रुपए का 10 लाख कॉइन दे रहे हैं, तो वो मना कर सकता है। वो बोलेगा कि 1-1 रुपए का 1000 तक ही लेंगे। अगर आप 50 पैसे का दे रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितना याद है, मैक्सिमम 10 रुपए तक ले सकता है, मतलब 20, टोटल 20 ले सकता है। लेकिन अगर यही आप 2 रुपए का नोट देते हैं ना, तो वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो डिनाई करता है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। समझ में आया सबको? हाँ, देखिए प्रॉब्लम सेम आएगा। 1 रुपया, अब कहीं तो लाइन खींचना है ना। मतलब 1 रुपए, एक्चुअली 1 रुपए पता है क्यों किया जाता है? कॉइन जो प्रिंट होता है ना, उसका प्रोसेस ही अलग है। तो इस वजह से अलग कर दिया गया। जैसे प्रिंट जो होता है ना, करेंसी प्रिंट जहाँ पे भी होता है, उसका पूरा मशीन अलग होता है, सब कुछ प्रोसेस अलग है। कॉइन जो मिंट होता है ना, उसका पूरा प्रोसेस अलग है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है कि देखिए आरबीआई जहाँ पे करेंसी प्रिंट करती है ना, वहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी होता है। वरना तो कोई भी जाके चोरी कुछ भी कर सकता है ना। वहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी होता है, वहाँ पे बहुत गवर्नमेंट का ना बहुत मनी इन्वेस्ट होता है, आरबीआई अपना बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है। बट कॉइन वाले में आप जाइएगा ना, कॉइन वाले में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है। समझे? उसमें ना नॉर्मल जैसे एक पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है ना, जैसे गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, बस वैसा ही होता है। ठीक है। लीगल टेंडर के बारे में आपको बताएं, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन आपको पता है 19, अच्छा पहली बार कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन याद है? ये फर्स्ट टाइम था क्या 2016 में? 2 बार हो चुका है इसके पहले, ये थर्ड टाइम था डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन में क्या होता है? जो मनी, जो जैसे डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था 500,000 का नोट, उसको क्या करते हैं, लीगल टेंडर से हटा देते हैं वो। और कुछ नहीं, लीगल टेंडर जो वो था ना, वो हट गया, और कुछ नहीं। लेकिन अभी आप देखिएगा, पिछले एक आई थिंक 1-1.5 साल पहले 2000 नोट को भी वापस लिया गया है ना। बट वो क्या था ना, वो लीगल टेंडर को हटाया नहीं गया था। वो क्या किया था, उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया गया था। तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक धीरे 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 जो है ना, जो सर्कुलेशन था वो पूरा वो खत्म हो गया। उसको लीगल टेंडर से हटाया नहीं गया था 2000 को। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? समझाने के लिए, ऐसा कुछ एग्जाम में तो नहीं आता ये। देखिए 2000 विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, ये लीगल टेंडर से नहीं हटाया गया था, लीगल टेंडर से वो हटाया गया था 500 और 1000 का पुराना नोट। एक फाइनेंस एक्ट के बारे में आपको बताए थे लास्ट ईयर, या लास्ट क्लास में याद होगा। फाइनेंस एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं ना, अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो अगर आप कैश में नहीं कर सकते हैं, आपको बैंक में करना पड़ेगा। अभी भी जो लोग कर देते हैं ना, वो इलीगल है एक्चुअली। ठीक है। ये आया था न्यूज़पेपर में, 2000 विड्रॉल, इसके बारे में। ये क्यों किया गया था 2000 विड्रॉल, पता है किसी को? क्यों किया, किस लिए किया गया होगा, कोई गेस कीजिए। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव यही था कि ब्लैक मनी को ना कर्ब करने का। इनफैक्ट जो आप देखिएगा ना, जो डिमोनेटाइजेशन भी किया गया था ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ब्लैक मनी को जो है ना रिमूव करने का। हो क्या रहा था, अच्छा कोई मूवी देखें, धुरंधर देखें? कोई देखा है? आप देखे होंगे ना। उसमें देखें, बताया है कि, उसमें बताया ना, उसमें दिखाता है कि जो नोट छापने का जो मशीन होता है ना, वो पाकिस्तान अपने पास कर लेता है। मतलब जो मशीन होता है ना, वो पाकिस्तान अपना प्रोड्यूस करने लगता है उस नोट को, नकली नोट को। तो नकली नोट जब हो जाता है ना, 2015-16 में आता है ना, तो नकली नोट का भरमार हो जाता है। और नकली नोट से क्या होता है, नकली नोट सेम सप्लाई किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में नोट सप्लाई किया जाता है। जितना यूथ होता है, जो मतलब जो टीनेजर होता है या यंग एज 20-25 साल, जो भी लड़का होता है, सबको पैसा दे के आतंकवादी बना दिया जाता है। उस चीज को रोकने के लिए ना डिमोनेटाइजेशन मेनली किया गया था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सही से। अब देखिएगा, किसी का भी काला धन जो है वो ओपन नहीं आया, ओपन नहीं आया ना। अगर ओपन आता तो सबसे पहले नेता लोग ही पकड़ाते हैं। बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया वो सही से। पॉलिसी अच्छा था बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और इससे सबसे बड़ा क्या हुआ ना, शॉक हो गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी जो है, उस पर बहुत बड़ा जोर पड़ गया, क्योंकि पब्लिक के पास मनी नहीं था। अब देखिए, अब मेरे पास अगर मनी नहीं है तो हम जाके सामान में क्या खरीदेंगे बाहर में? बाहर में अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक जाती है। चेक, चेक के बारे में चेक आपको पता है, सब लोग देखे ही होंगे चेक। चेक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। चेक में कौन कौन सा पार्टी होता है? ड्रॉवर होता है,
जो दे रहा है, ठीक है। ड्रॉई होता है जो बैंक जो जो बैंक इन्वॉल्व होती है, और जो एक से ले रहा होता है, यही तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है ना चेक में। टाइप ऑफ चेक होता है, स्टेल होता है, पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, आप किसी को फ्यूचर डेट का चेक दे रहे हैं तो वो होता है। स्टेल चेक क्या होता है, ए चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर विड्रॉल विद इन 3 months बिफोर बिकम्स इनवैलिड। मतलब कि कुछ चेक होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप डेट डाल रहे हैं ना, आज का डेट डाल के हम सपोज कीजिए चेक दे देते हैं आपको, तो अगर आप 3 महीने पे में अगर उसको नहीं निकालिएगा ना, तो इनवैलिड हो जाएगा। ये क्यों किया गया था, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और कोई रीजन नहीं, सिक्योरिटी के लिए किया गया है। ये आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा, ये फैक्चुअल है, और कुछ नहीं है। मतलब इससे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, क्वेश्चन जहाँ आएगा वहां पे हम आपको बताएंगे। देखिए चेक में होता है ना, आईएफएससी कोड होता है, देखें कोई, आईएफएससी कोड क्या होता है बताइए, क्या पर्पस होता है आईएफएससी कोड का, गेस कीजिए। हाँ अलग होता है, हाँ हाँ हाँ, क्यों होता है? कुछ नहीं, जैसे आपका पिन कोड होता है ना, पिन कोड का क्या फंक्शन होता है, एड्रेस बताने काम आता है ना। तो ऐसे ही बैंक का होता है ना, वो बता सके कि कौन से ब्रांच का है, इसीलिए आईएफएससी कोड आता है। और एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्निशन, ये होता है 9 डिजिट का, ये भी कोड होता है चेक में, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो इंक इंक के फॉर्म में होता है, इंक टाइप का लिखा जाता है, इंक से लिखा जाता है। चेक ट्रंकेटेड सिस्टम क्या होता है, ट्रंकेशन सिस्टम इज एन efficient mechanism introduced to streamline the check clearing process. Instead of physically transferring the check, the presenting bank sends a scanned digital image of the check to the clearing house, reducing process. इसमें क्या होता है आपको याद है, लास्ट क्लास में बताए थे पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, उसमें क्या होता है। हाँ अगर सपोज कीजिए देवघर आईएएस एकेडमी के ओनर हमको 1 लाख का चेक दे रहा है, तो अगर मेरा मन करेगा उसमें 10 लाख बनाएगा तो जीरो डाल देंगे। तो जीरो बचाने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ के ओनर होंगे वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट को फोटो खींच के भेज देंगे बैंक को, वो बैंक मैच कर लेगी, ताकि इसमें कोई हो मतलब चेंजेस ना हो। सिमिलरली जो होता है ना चेक ट्रंकेशन सिस्टम, क्या होता है इसमें, क्या होता है, बैंक जो है ना जो चेक डालती है, बैंक एक दूसरे बैंक को फोटो खींच के भेजती है, सेम सेम प्रोसेस। क्यों, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म अभी आपको बताएं। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखिए किसी को भी डाउट होगा ना, आप क्लियरली पूछ सकते हैं, कितना भी सिली डाउट हो, कितना भी नीचे मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, आप वो भी बता सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, बताएगा कोई? ये सब तो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। देखिए डिमांड ड्राफ्ट इज अ पेमेंट मेथड यूज टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। When a bank creates a demand draft, the requested amount is taken from the account of person who asked for it and is sent to another bank account. मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट होता है एक तरह से जैसे चेक होता है ना, आप वैसे ही चेक समझिए, एक चेक टाइप का ही होता है, चेक पेमेंट टाइप का ही होता है। ये आपसे पूछेगा नहीं, बट ये बेसिक सही है इकोनॉमी का। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इज एन अनकंडीशनल पेमेंट ऑर्डर में, मीनिंग इट इज पेबल ओनली ऑन डिमांड। ऑब्वियसली बात है, डिमांड ड्राफ्ट है तो जो डिमांड करेगा उसी को पेमेंट होगा। अनलाइक चेक, डिमांड ड्राफ्ट डू नॉट नीड एनी सिग्नेचर टू ऑथराइज देम एंड आर नॉट डायरेक्टली पेबल टू द बेयरर। मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ना, डिमांड ड्राफ्ट कैसा होता है, जैसे यहाँ पे एक पेज है, 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देना है, 5,000 रुपए लिखा हुआ है, सब कुछ है, इसमें कुछ साइन वाइन नहीं होगा, जैसे चेक में साइन होता है ना, डिमांड ड्राफ्ट में चेक में साइन नहीं होता। उसमें क्या होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट आप लीजिए, आप जाके दे दीजिए बैंक को, हो गया, और कुछ नहीं करना होता है। टाइप्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डिप्थ में डिमांड ड्राफ्ट को नहीं पढ़ना है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बेसिक्स मीनिंग इसमें जानना है। ये देखिए आपको फिर से हम रिपीट करें, ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बस बेसिक्स कवर करेगा। मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, मनी क्या होता है, इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्वेश्चन जाएगा वहां पे हम आपको बताएंगे। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेरे बैंक में सपोज कीजिए 10,000 है, जरूरत है 15,000 का, तो हम बैंक को क्या बोलेंगे, आप हमको ओवरड्राफ्ट दे दीजिए। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, वो एक तरह से हमको लोन दे देगा 5,000 का, तो मेरा 15,000 का काम हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी, और जब मेरे पास पैसा आएगा हम बैंक को ट्रांसफर कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यही है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का तो मतलब आप लोग समझे होंगे, मतलब सुने होंगे पहले, नॉर्मली यूज होता है। डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। डिजिटल पेमेंट और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखिए डिजिटल पेमेंट क्या होता है, डिजिटल पेमेंट और फिजिकल पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? हाँ हाँ एग्जैक्टली यही है, मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलें, तो डिजिटल पेमेंट क्या होता है, डिजिटल पेमेंट होता है जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, और फिजिकल पेमेंट क्या होता है, जो दिख रहा है एक्चुअली। बस यही होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा देखिए,
जो अभी हम लोग बात करेंगे ई रूपी और ई रूपी के बारे में। खैर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर। देखिए अगर आप जाइएगा ना आरबीआई की वेबसाइट पे, तो गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को भी पैसा की जरूरत होता है पब्लिक से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का ना एक वेबसाइट है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम, ये आरबीआई एक्चुअली ओपन की है। इसमें क्या होता है ना, आप अपना पैसा डाल सकते हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड देती है, गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं, ये सब होता है। और कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है कि मतलब ऐसा समझिए कि आरबीआई का ना एक प्रोसेस है जिससे वो लोन देती है। सपोज कीजिए ये सपोज कीजिए आरबीआई का ऑफिस है, ठीक है, ये कंप्लीट आरबीआई का ऑफिस है। तो आरबीआई किसी को लोन देगी या किसी से लोन लेगी, उसका ना एक कंप्लीट उसका अलग प्रोसेस आता है, वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती है। समझे? मतलब आरबीआई जो है वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है। अगर किसी को लोन देना हो, किसी से लोन लेना हो, या जो भी वो प्रोसेस करती है ना गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ में, वो बॉन्ड इशू करती है, शेयर इशू करती है, जितना भी चीज करती है ना, आरबीआई सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या बोलता है? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर। उसका ना अपना सॉफ्टवेयर होता है जो सेंट्रलाइज होता है, मतलब कि वो किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता है, वो सिर्फ आरबीआई के साथ होता है। सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस इन अ यूनिफाइड मैनर, बस उसी को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आया बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? एग्जाम्पल देखिए, कुबेर होगा, ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है ना वो आरबीआई का है। ऐसे ही देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ना इंडिया में आरबीआई होता है, तो आरबीआई नाम है, बट उसको ना सेंट्रल बैंक बोलते हैं। मतलब जैसे कॉमर्शियल बैंक क्या हो जाता है, कॉमर्शियल बैंक में बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, एचडीएफसी आ गया, आईसीआईसी आ गया, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? सेंट्रल बैंक जो मेन होता है, जो हेड होता है, आरबीआई जैसे यहाँ पे। सिमिलरली ना अदर 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 कंट्री में ना सेंट्रल बैंक कुछ और होता है, कुछ और नाम होता है। तो अभी हम लोग आगे रीड करेंगे उसके बारे में। आरटीजीएस और हाँ एनपीए, हाँ क्या एनईएफटी और आईएमपीएस, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम्म, देखिए, एक होता है यूपीआई, ठीक है, एक हो गया आईएमपीएस, एक हो गया आरटीजीएस, एक हो गया एनईएफटी। देखिए, ये जो चार है ना, ये चार यूज किया जाता है किसी को मनी ट्रांसफर करने के लिए, और कुछ नहीं है ये। चारों यूज किया जाता है मनी ट्रांसफर के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपीआई आपको आप सबको पता है यूपीआई। अच्छा, यूपीआई में देखिए, यूपीआई में क्या होता है, इसको जो बनाया गया है ना यूपीआई और आईएमपीएस को, इसको ऑपरेट किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या होता है अभी आगे लिखेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। आरटीजीएस और एनईएफटी को कौन करता है? इसको डायरेक्टली आरबीआई करती है। अभी रीजन पता चलेगा क्यों आरबीआई करती है। देखिए, यूपीआई सबको पता है, यूपीआई का मिनिमम तो कुछ नहीं होता लिमिट, मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम वो चेंज होते रहता है। हर साल में, 1.5 साल में गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है। अभी जैसे लिमिट है शायद 1 लाख 2 लाख है। जो होलसेल ट्रांजेक्शन करते हैं ना, जो बड़ा बड़ा ट्रांसफर करते हैं, उनमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मांगती है, उसके बाद आप 5 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई में। तो अभी मैक्सिमम जो है ना वो 5 लाख है, बट सेलेक्टेड लोगों के लिए। एनईएफटी की बात करते हैं पहले। एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी सपोज कीजिए ये एच डी एफ सी बैंक है, ठीक है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कोई इंसान है, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए एक और है, इसका अकाउंट है एचडीएफसी में, इसका अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसको जो है इसको पेमेंट करना है, पर्सन वन को जो है पेमेंट करना है पर्सन टू को, ठीक है। तो पर्सन वन पेमेंट कर दिया 50,000 रुपये, सपोज कीजिए यहां से ये 50,000 ट्रांसफर कर दिया, अपने एचडीएफसी बैंक के एसबीआई को दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, पर्सन टू जो है ना, पर्सन टू को भी पर्सन वन को पेमेंट करना था। कितना पेमेंट करना था? सपोज कीजिए 25,000 पेमेंट करना था, ठीक है। तो अब सोचिए, अब बैंक क्या ट्रांजैक्शन करेगी, कैसे करेगी? पहले क्या उसको करेगी, पहले 50,000 एचडीएफसी एसबीआई को ट्रांसफर करेगी, क्या फिर एसबीआई एचडीएफसी को 25,000 ट्रांसफर करेगी? ये नहीं लग रहा है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है? ऐसे तो कितने लाखों लोग ट्रांजैक्शन करते होंगे, और इंटर बैंक ट्रांजैक्शन भी होता है ना, हर 5 मिनट में, हर एक एक मिनट में होता होगा शायद। तो इसमें क्या करती है बैंक, क्या करती है, जैसे ये पूरा प्रोसेस जो है ना, सपोज कीजिए 11 बजे को कंप्लीट हो गया, 11 बजे 11 AM को कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस। तो बैंक क्या करेगी, बैंक ना ऑलमोस्ट लगभग 11:30 बजे तक वेट करेगी,
ठीक है, 11:30 बजे तक वेट करेगी, वो देख लेगी आधे घंटे में और भी बहुत लोग होंगे जो ऐसे ऊपर नीचे होगा, करना होगा, जिनको भी करना होगा ट्रांजेक्शन वो कर लेंगे। 11:30 बजे बैंक क्या करेगी, नेट निकालेगी। नेट मतलब कि एचडीएफसी को एसबीआई को देना था 50,000, एसबीआई को देना था एचडीएफसी को 25,000। तो अगर नेट देखिएगा तो नेट क्या निकलेगा, बताइए कोई। नेट मतलब कि टोटल क्या निकलेगा, इसको देना है 50,000, इसको देना है 25,000। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यही सिर्फ 25,000 ही इसको दे दे, ये शॉर्टकट होगा ना। बैंक को ट्रांजैक्शन भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए बैंक भी जो ट्रांजैक्शन करती है उसमें कितना खर्च आता है, ऑनलाइन खर्च आता है, मैन पावर यूज होता है ना, कोई इंसान ही कर रहा होगा ना, जो भी कर रहा होगा। तो 11:30 को क्या करेगी, रैदर देन जो 50-25,000 करेगी, ये एचडीएफसी जो है ना सिर्फ 25,000 ट्रांसफर कर देगी कि भाई देखो तुमको इतना देना था, हमको इतना देना है, तो कुल मिला के तुमको 25,000 देना है, हो गया सेटलमेंट। यही है एनईएफटी। एनईएफटी एनईएफटी अप्रोक्सीमेटली जो है ना, एनईएफटी जो है ना ये अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लगता है। क्या चीज करने में, टू शो इन अकाउंट। मतलब कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं सिमिलरली एसबीआई से एचडीएफसी गए, एचडीएफसी, तो ये जो पूरा सेटलमेंट हुआ ना, ये आधा घंटा तक लग सकता है आपके बैंक अकाउंट शो करने में। यही अगर ये देखिए यूपीआई अगर आप करते हैं किसी को, यूपीआई हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं 1,000 रुपए, इंस्टेंट आएगा ना, मेरे में तुरंत कट जाएगा, आपके में तुरंत आ जाएगा, ये इंस्टेंट होता है। ये तीनों जो होता है ना, रियल टाइम आप बोल सकते हैं, रियल टाइम होता है ये तीनों। ये वाला 30 मिनट्स ले लेता है, आपको 30 मिनट्स में समझ में आए। इंटरनल एडजस्टमेंट करता है बैंक कि आपको देना है ये इतना देना है, ये एनईएफटी है। अब बताइए एनईएफटी समझ में आया, ठीक है। आरटीजीएस क्या होता है, देखिए आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस जो यूज किया जाता है ना, ये किया जाता है बड़ी अमाउंट के लिए, बिग अमाउंट। आप देखिएगा कभी भी आरटीजीएस जो पे किया जाता है ना, वो कभी छोटे अमाउंट के लिए नहीं किया जाएगा, 1,000 2,000 के लिए नहीं। इसका मिनिमम अमाउंट ही 2 लाख हो जाता है अप्रोक्स, मतलब 2 लाख से कम ना आरटीजीएस होता नहीं है। समझ में आया, ठीक है। आईएमपीएस क्या होता है, आईएमपीएस सेम होता है जैसे ट्रांसफर करना होता है मनी को, मनी को ट्रांसफर करने, ये भी रियल टाइम होता है, ये एनपीएस सीआई के द्वारा ये किया जाता है। इसमें भी जो है ना मिनिमम लिमिट कुछ नहीं होता है, नो मिनिमम लिमिट। अब बताइए ये समझ में आया किसी को। देखिए यूपीआई हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूपीआई तो सबको यूज करता है, सबको पता है। आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनईएफटी समझाने का था, बाकी चारों चीज याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है मनी ट्रांसफर करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये समझ में आया, ठीक है। अब नोट्स पे जाते हैं, देखिए नोट्स पे अच्छे से डिस्क्राइब होगा। आरटीजीएस क्या होता है, इनेबल से रियल टाइम ट्रांजैक्शन, आपको बताएं तीनों रियल टाइम होता है, एनईएफटी को छोड़ के सारा रियल टाइम होगा, रियल टाइम होता है। फीचर क्या होता है अभी आपको बताएं, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होता है, आरटीजीएस में याद है बड़ा ट्रांजैक्शन के लिए होता है। मैक्सिमम अमाउंट दिया हुआ, बट ये याद करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम अमाउंट याद रख सकते हैं, ये इनफ है। अवेलेबल क्या होता है, 24/7 होता है। एनईएफटी क्या होता है, एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं होता, हाँ इसको नोट कीजिएगा। एनईएफटी में ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है, ठीक है। सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट हाफ आवर बैचेस, आपको पता है ना आधा घंटा बैंक वेट करेगी एनईएफटी के लिए, जब आधा घंटा में सारा खेल हो जाएगा, हर आधे आधे घंटे में वो एडजस्ट करेगी बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई हर आधे आधे घंटे में एडजस्ट करेगा। समझ में आया। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आरटीजीएस वगैरह होता है ना, इसके लिए बैंक चार्ज करती है। अभी भी जैसे यूपीआई के लिए अभी कितने लोगों ने सुना होगा कि अभी यूपीआई के लिए भी चार्जेस स्टार्ट होने वाला है। कई बार न्यूज में आता है ना कि आप ट्रांसफर कीजिएगा तो चार्ज लग जाएगा। अब 1,000 आपको ट्रांसफर करना है तो आपको हो सकता है 1,010 ट्रांसफर करना पड़ेगा, 10 रुपया जो है वो टैक्स जाएगा। अभी टैक्स माफ है यूपीआई में, बट आगे में भी बोला जा सकता है यूपीआई में भी टैक्स लगेगा। सिमिलरली नॉमिनल चार्जेस एप्लीकेबल होता है। हम्म। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस क्या है, एनपीसीआई याद है आपको, एनपीसीआई लिखे थे। आईएमपीएस इनेबल इंस्टेंट पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट होता है, मिनिमम अमाउंट 1 होता है, मैक्सिमम 5 लाख होता है, यूपीआई टाइप का होता है ये। अवेलेबल 24/7 होता है, अगेन मिनिमम चार्जेस एप्लीकेबल होता है।
देखिए मिनिमम चार्जेस जनरली ना सारे में एप्लीकेबल होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि इसमें चार्जेस लगता है, यूपीआई छोड़ के जनरली सब में चार्ज लगता है। अब बैंक का किसी भी कोई भी चीज कीजिएगा ना उसमें जनरली चार्ज लगता है। लाइट वेट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? लाइट वेट पेमेंट आरबीआई के द्वारा किया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, आप बैंक में देखिएगा, बैंक या आरबीआई में क्या होता है, जो पूरा ऑपरेशन होता है ना उसमें देखिएगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है बैंक में, बहुत सारा लैपटॉप चल रहा होता है, बहुत मैन पावर मतलब इंसान मैन पावर यूज होता है। तो कई बार क्या होता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीन खराब हो गया या बिजली नहीं मिल रही है। तो इसके लिए ना आरबीआई बनाया हुआ है लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन ना टेम्पोररी टाइम के लिए किया जा सकता है, भले ही लाइट हो या ना हो। आरबीआई के द्वारा किया गया। क्यों किया गया है? अब देखिए क्या होता है, आरबीआई का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, जो काम होता होगा जो कि रोका नहीं जा सकता है, होता है ना। अब मान लीजिए बैंक को ट्रांसफर करना है, इंपॉर्टेंट है, तो बैंक को रोका नहीं जा सकता ट्रांसफर करना। अब ऑब्वियसली बात है, बैंक को रोक देगा तो मनी सर्कुलेशन रुक जाएगा, इम्पैक्ट होगा, उसको आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे इम्पैक्ट होगा पैसा का। तो कुछ बस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए ना लाइट वेट पेमेंट सिस्टम बनाया गया आरबीआई के द्वारा। एनपीसीआई, देखिए एनपीसीआई क्या होता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए देखिए एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम होता है। ये क्या है, ये इसको लाया इसलिए गया है क्योंकि 2008 में ना गवर्नमेंट सोची कि ऐसा कुछ टाइम आने वाला है जब डिजिटल पेमेंट का बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आएगा। तो इसको ना 2008 में ही बना दिया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुछ बैंक्स आए, प्राइवेट बैंक्स कुछ आया, कुछ पब्लिक बैंक्स आए, दोनों मतलब दोनों मिलके एनपीसीआई को बनाए। ये है जो है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। थोड़ा बहुत चार्जेस में ले लेती है बस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए। अब देखिए यूपीआई जो है एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया। भीम ऐप आप सबको पता होगा, यूपीआई का अलग ये भी एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया। ये स्टैब्लिश क्यों किया गया था? ओवरऑल जो यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिजिटल पेमेंट बेसिकली, उसको इनकरेज करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, एनपीसीआई। ये आपके नोट में दिया होगा, आप लिखना है तो लिख लीजिए, बट नोट में आपके सब कुछ दिया है। हटा सकते हैं। देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was established in 2008 अंडर कंपनीज एक्ट एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पता है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनिशियली क्या हो गया, इनिशियली 10 बैंक्स ज्वाइंट फाउंडेड एनपीसीआई विद अ कैपिटल ऑफ 100 करोड़। इन 2020 एडिशनल स्टेक होल्डर पेटीएम, फोन पे, ये जो सब है ना, सब एनपीसीआई में अपना पैसा लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है सोचिए। एनपी पेटीएम फोन पे को क्या जरूरत है अमेजोन पे में एनपीसीआई में इन्वेस्ट करने की? बेसिकली इन्वेस्ट किए हैं सो दैट जो यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यूपीआई का जो फीचर्स है वो और अच्छे से इवॉल्व कर दिया जा सकते, जितना इजी से इजी बना दिया जा सके। अभी देख रहे हैं जैसे वॉलेट आ गया ना यूपीआई में, वो क्यों आया है? क्योंकि एनपीसीआई में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे लोग देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे डिजिटली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है ना उसको ईजी बनाया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सब तो ठीक है। यूपीआई के बारे में आपको पता है, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया है? अब ऑप्शन में ना हमेशा आरबीआई होगा, तो याद रखिएगा यूपीआई से रिलेटेड जो भी बनाया गया ना वो एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, आरबीआई के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, यूपीआई का क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ठीक है, पुश ट्रांजैक्शन, पुल ट्रांजैक्शन आपको बताए थे, याद है लास्ट क्लास में। पुश ट्रांजैक्शन क्या होता है? पुश होता है कि मतलब आपको पुश करना पड़ेगा, आपको कुछ खरीदना है ना,
तो आप यूपीआई से लीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, कोड डालिएगा, तब जाके पेमेंट होगा। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। पुल क्या होता है? पुल होता है, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 महीने का लेते हैं, 1 महीने के बाद क्या होता है, वो ऑटो कट हो जाता है ना, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको ना पुल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल शेयरिंग क्या होता है? बिल शेयरिंग कुछ नहीं होता है, आजकल होता है ना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, दो दोस्त है, बोलेंगे आधा तुम दो आधा हम देंगे, बस वही है। एसबीआई का योनो ऐप है, पता है किसी को यूज किया है योनो? बड़ा बेकार ऐप है। कभी ट्रांसफर नहीं होता है ठीक से। एक्सिस बैंक का एक्सिस पे है, जैसे जैसे अपना बैंक है ना, सब कोई अपना पे निकाल रहा है। एचडीएफसी का भी पे है खुद का। यूपीआई 2.0 आया था 2018 में, अब तो खैर वो बढ़ते, देखिए डेली ट्रांजैक्शन जो है वो 1 लाख बताए नॉर्मल के लिए, 5 लाख आपको बताया ना परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए 5 लाख कर दिया गया है, अभी 1 लाख नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए। बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस ना, मतलब जैसे से आएगा, सब 2-3 साल में देखिएगा ये 5 लाख नॉर्मल के लिए कर दिया जाएगा। अभी जानते हैं जो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन होता है, यूपीआई का कितना शेयर होगा और कैश का कितना होगा, अंदाजा लगाइए। कोई भी रैंडम गेस कीजिए, यूपीआई से कितना पेमेंट होता होगा, सोचिए कितना परसेंट पेमेंट होता होगा, और कैश कितना होता होगा, ये सोचिए। अच्छा गेस है, क्लोज है। यूपीआई से जो पेमेंट हो रहा है ना, अभी अभी अप्रोक्सीमेटली 55% पेमेंट हो रहा है यूपीआई से, 45% कैश हो गया। मतलब जो हम लोग यूपीआई, अब तो यूपीआई देख ही रहे हैं ना, एक पान वाला जो है पान देता है तो पान भी यूपीआई से कर रहा है। तो यूपीआई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, यूपीआई बढ़ने से आपको पता ही, करप्शन थोड़ा कम हो सकता है, ट्रांसफर बढ़ता है, ट्रांसफर क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शिता। देखिए यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में दिया हुआ है, देखिए कैसे इंक्रीज हो रहा है। 17 में तो ये स्टार्ट हुआ, 18, 19, 20, 21, 20, 22 तक का डेटा है, बट ये बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। हाँ, यूपीआई लाइट, देखिए यूपीआई लाइट इज अ फीचर दैट अलाउ यूजर टू ऐड मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट टू अ वॉलेट। ये कुछ नहीं है, ये वॉलेट है। जैसे अमेजोन पे होता है ना, अमेजोन पे बैलेंस में वॉलेट में रखते हैं ना, तो बस वही है, यूपीआई में भी आ गया है, वही सेम चीज है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 500 भी रखा गया है। इसमें क्या होता है, अब देखिए, अब जब वॉलेट में आप रख लीजिएगा ना यूपीआई से, तो आप जब पेमेंट कीजिएगा, तो आपको वो कोड नहीं डालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। अब ऐसा फीचर आ रहा है, यूपीआई प्लस एनएफसी इक्वल टू ऑफलाइन रिटेल पेमेंट। देखिए एनएफसी के बारे में आप लोग साइंस में पढ़िएगा तो प्रोबेबली बेटर बता पाएंगे। आरबीआई इज वर्किंग टू इंटीग्रेट नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, आप ऐसा समझिए, जैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, ये वाला किसी को पता है इसके बारे में? जैसे जाते हैं ना आप लोग बैंक, ये बैंक बोलते हैं, कार में जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, फास्टैग लगता है ना, तो फास्टैग में आपको क्या कुछ करना पड़ता है, वो तो खुद ही ले लेता है ना, क्या है नहीं है, वो क्या यूज करता है, वो इसी को यूज करता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे वेव्स होता है ना, जैसे वेव्स तो आप लोग पढ़े हैं वो सब, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो वही वेव्स को यूज करके ना ये कैच कर लेता है। तो इससे भी पेमेंट किया जाता है यूपीआई को, यूपीआई का यूज किया जा रहा है इससे पेमेंट करने के लिए। तो फास्ट टैग में ना ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। और कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन पेमेंट, प्री सैंक्शन लोन भी आ गया है, जैसे आप यूपीआई में ना आप लोन भी थोड़ा सा ले सकते हैं, अगर यूपीआई आपके है, आप लोन भी ले सकते हैं यूपीआई को, प्री सैंक्शन लोन। हाँ, एक ये आया था इंटरऑपरेबल का कार्डलेस, कार्डलेस कैश विड्रॉन। ये क्या होता है, आप किसी, आजकल पता है क्या हो रहा है, एटीएम जाइएगा ना, एटीएम में पहले कार्ड डालना होता था ना, अब क्या होता है, अब स्कैन से हो रहा है, आप स्कैन कीजिएगा ना, उससे भी पेमेंट निकल जाएगा। अब एटीएम में और क्या फीचर आ रहा है, आप मनी ना डिपॉजिट भी कर सकते हैं एटीएम में, ये सारा एटीएम का नया नया फीचर्स है। तो ये वही है, बिना फिजिकल कार्ड के आप स्कैन करके निकाल सकते हैं, यही है इसके बारे में। भीम ऐप आपको पता है, भीम ऐप, अगेन भीम ऐप याद रखिएगा, एनपीसीआई बनाया है, आरबीआई नहीं बनाया है। भीम ऐप क्या है, एंड्रॉयड ऐप आईओएस में दोनों में यूज होता है। भीम ऐप जो है सिमिलर टू यूपीआई है। भीम ऐप को यूज करते हैं ऐसे, कोई करते हैं, कीजिएगा, उस पर कैशबैक मिलता है भीम ऐप पे, रैदर देन जो आप फोन पे यूज करते हैं ना, भीम ऐप पे कोशिश कीजिएगा, भीम ऐप पे ना हमेशा कैशबैक मिलता है। ये हो गया मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। हाँ, पेमेंट गेटवे,
तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में किसी को पता है क्या? मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये बताइए। बताइए, किसी को पता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? नहीं पता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? आप किसी दुकान में गए हैं, आपको पेमेंट करना है, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड के थ्रू होता है ना, कैशलेस जो बोलते हैं, कार्ड डालते हैं, कार्ड से पेमेंट डालते हैं। तो कार्ड से जो पेमेंट डालते हैं ना, उसमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो बाहर कंट्री में क्या होता है, आप जिस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, एक तो वो बैंक, जो पेमेंट गेटवे मतलब समझते हैं, अगर आप कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए होंगे, तो सबसे लास्ट में जो नहीं आता रेजर पे वगैरह जो आता है जिससे आप पेमेंट करते हैं, उसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन, उसको आप जाते हैं लास्ट में जो पेमेंट का जो जहाँ पे पेमेंट करते हैं ना, जहाँ पे ओटीपी डालते हैं, एग्जैक्टली उसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। पेमेंट गेटवे का अलग कंपनी होता है। एक तो देखिए, एक बैंक हुआ जिस बैंक में हम पैसा है मेरे पास, उससे उस बैंक का यूज होगा। दूसरा ही क्या यूज होगा, पेमेंट गेटवे यूज होगा, जिससे थ्रू पेमेंट करना है। तीसरा क्या यूज होगा, जिस बैंक में डालना है वो यूज होगा। तीन चीज यूज होता है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये एक रेट होता है जो चार्ज किया जाता है, जो आप पेमेंट करते हैं ना, अभी तो इसका चार्ज 0% है, बट ये आने वाले टाइम में इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी डाल रही है, इसलिए कभी भी देखिएगा ना, आपको कैशलेस ट्रांजेक्शन करना होगा कार्ड से, 10,000 का बिल बन रहा है, आपका 10,000 ही कटता है ना। बट जब ये हट जाएगा ना, ये जो सब्सिडी, तब आपको हो सकता है 10,020 पेमेंट करना पड़ेगा, 10,030 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वो जो 30 रुपया होता है ना, वो किसके किसके बीच में जाता है, एक जाता है जिस बैंक से आप डाल रहे हैं उसके बीच में, जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो अपना पैसा लेता है, और फाइनली जिस बैंक में डाल रहा है वो तो जा ही रहा है। तो तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अभी जो टैक्स है ना इसका, इसमें टैक्स बताएं आपको अभी क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी इस पे सब्सिडी दी हुई है। अभी देखिए, अभी क्या है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडिया को डिजिटल तो कर रही है, बट इसको और इंकरेज भी करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इससे करप्शन बढ़ेगा। बट अगर यहाँ पे टैक्स लगा देगी, सपोज कीजिए यूपीआई में या इसमें टैक्स लगा देगी, तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे ना, लोग बोलेंगे कि कैश ही पेमेंट कर देते हैं, 30 रुपया भी क्यों पेमेंट एक्स्ट्रा करें, है कि नहीं? तो इसीलिए सब्सिडी लाया गया है। तो ये ना इसी सब्सिडी को बात करता है। अभी जैसे जाएंगे, हाँ देखिए, पेमेंट गेटवे के बारे में बात की है। पेमेंट गेटवे जैसे मास्टर कार्ड होता है, वीजा होता है, देखिए ही होंगे। तो वो जो लास्ट में जो आता है ना, जिससे पेमेंट होता है लास्ट में, जिसमें ओटीपी डालते हैं, कभी गौर कीजिएगा, पेमेंट करना है ओटीपी के थ्रू, कार्ड वाला, डेबिट कार्ड वाला, तो लास्ट में जहाँ पे ओटीपी डालना होता है ना, वो जो पेज आता है ना, वो रिजर्व पे वगैरह इन सब से ही आता है। रुपए चार्जेस लोअर पे। अच्छा, ये देखिएगा, आज आज के टाइम में क्या हो रहा है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपको जो बताया ना सब्सिडी, ये ना सिर्फ रुपे कार्ड में अवेलेबल है। रुपे कार्ड है किसी के पास, रुपे डेबिट कार्ड, रुपे है ना? तो रुपे में भी क्या हो रहा है, रुपे में जो सब्सिडी बताया ना अभी जो गवर्नमेंट दे रही है, वो सिर्फ रुपे में दे रही है। बाकी में अगर आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा ना, तो आपको हो सकता है टैक्स ज्यादा लगे। अब ये हो सकता है कि अगर वो जो बैंक है आईसीआईसीआई फॉर एग्जांपल, अगर उसका रुपए कार्ड नहीं है, वो अपने तरफ से ऑफ दे दे, तो वो अलग चीज है। गवर्नमेंट जो है ना, सिर्फ रुपए डेबिट कार्ड। तो आजकल आप देखिएगा, आप कोई भी बैंक से डेबिट कार्ड लीजिएगा ना, वो जनरली रुपए ही देगा। कभी गौर कीजिएगा, जनरली रुपए ही होता है। क्यों होता है? वही मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसमें ऑफ है, इसीलिए। अब देखिए, यहाँ पे एनपीसीआई का कुछ कुछ इनिशिएटिव दिया हुआ है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या होता है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट का एक ऑफिस है मुंबई में, बहुत सारा ऑफिस है। गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी, अब गवर्नमेंट भी पे करती है एक्चुअली, पता है आपको? जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आपको लगेगा कि गवर्नमेंट पे नहीं करती होगी, गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, गवर्नमेंट अपने बिल्डिंग में कुछ काम करा रही है, कुछ वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, 1 साल तक काम किया, ऑफिस बन गया, ठीक है। अब क्या 1 साल में पूरा पेमेंट देना है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना है, तो एक साथ तो बहुत ज्यादा पेमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है ना, ये यूज करती है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है, एक बार में पूरा चला जाता है। ये कई बार ना एमजी नरेगा सुना है, नरेगा अभी न्यूज में भी था। नरेगा जो होता है ना, उसके लिए भी यूज किया जाता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसको भी कौन बनाया है? एनपीसीआई। तो एक चीज गौर कीजिएगा, जितना भी यूपीआई से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है, जनरली एनपीसीआई बना रहा है। ठीक है। यूनिफाइड प्रेजेंटेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना भी है। नेशनल चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपको बताएं, ऊपर में जब बैंक टू बैंक जो है फोटो खींच के भेजती है।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये क्या होता है? ये फास्ट टैग होता है। ये जो फास्ट टैग आपको बताया ना, जो ये भी एनपीएफसी एनपीसीआई ही लाई है। पाई चैटबोट क्या होता है? देखिए, पाई चैटबोट क्या होता है? पाई चैटबोट होता है कि अगर आपको यूपीआई से रिलेटेड या एनपीआई से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव ला रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको जानना है, तो आप पाई चैटबोट का यूज कर सकते हैं। ये आपको ना सॉल्यूशन बताएगी। आप सपोज कीजिए पाई चैटबोट को बोलिएगा कि फास्ट टैग का जो है कार्ड वो कैसे बनना है, तो पाई चैट आपको उसका सॉल्यूशन बताएगी। आप पूछिएगा कि रुपए कार्ड कैसे लेना है, यूपीआई में मैक्सिमम मिनिमम लिमिट कितना है, सारा पाई चैटबोट बताएगा। वो भी कौन किया गया? एनपीसीआई किया गया। क्यों? ताकि बता सके लोगों पे कि ये है, मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है? ये भी बल्क पेमेंट है। ये भी बल्क पेमेंट है। ये भी जैसे कि एक साथ बहुत सारा ट्रांजैक्शन, बहुत सारा पेमेंट देना है, तो बल्क पेमेंट के लिए इसको भी यूज किया जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? बस ये पूछा जा सकता है कि जैसे पाई चैट बोर्ड कौन बनाया है, ये पूछा जा सकता है। पाई चैट बोर्ड क्या है, ये बता पूछा जा सकता है। इसको एक बार आपको रीड करना है। एईपीएस के आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये क्या है? ये यूज किया जाता है, ये भी एमजी नरेगा में यूज किया जाता है। एलपीजी सब्सिडी, ये क्या है? ये जो आप पेमेंट करते हैं ना, सिमिलर कुछ नहीं है कि आधार से लिंक कर दिया जाता है पेमेंट करने से पहले। अब सपोज कीजिए आपको एलपीजी सब्सिडी लेना है, एलपीजी या फिर एमजी नरेगा का वेजेस लेना है। कोई लेबर जो है वो काम किया है, एमजी नरेगा का पेमेंट करना है, तो वो कैसे करेगा? अब गवर्नमेंट को तो लगेगा कि कुछ और भी लोग नाम हो सकता है ऐड कर ले, फर्जी नाम जो इसको बोलते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? आधार से लिंक कर लेंगे पेमेंट को, और उसके बाद पेमेंट करेंगे। और कुछ नहीं है, आधार से लिंक करके पेमेंट करना, इससे क्या होता है? इससे जो डुप्लीकेसी जो होता है, जो फर्जी होता है, वो कम हो जाता है। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं आपको पता है? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं होता है, फिजिकल नहीं होता, प्लास्टिक का बना होता है, बस और कुछ नहीं होता, प्लास्टिक मनी होता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगा, आई थिंक, है ना? डेबिट कार्ड में क्या होता है? डेबिट कार्ड है मेरे पास, डेबिट कार्ड में पेमेंट तब हम कर सकते हैं जब मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा है ना? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कब होता है? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है आपके अकाउंट में हो या ना हो पैसा, उससे मतलब नहीं है। आप पे कर सकते हैं अभी 50,000, एक महीने के बाद जो है आप उसको रीपे कर दीजिए, बैंक को दे दीजिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड कोई लिए क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट कितना होता है जानते हैं? कोई गेस कीजिए, अंदाजा। बैंक से लोन लेते हैं, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? डिपेंड करता है, हाउस लोन है, घर का लोन है, कार का लोन है, 7%, 8%, 9% ऐसा ही प्रोक्स होता है। क्रेडिट कार्ड का लोन पता है कितना होता है? इंटरेस्ट कितना होता है ईयरली? 36% होता है। और क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो मंथली चार्ज किया जाता है। हर महीने आपको जो है, अगर आप वो नहीं देते हैं तो वो 1 लाख का जो है ना, वो अगर 1-2 साल छोड़ दीजिएगा तो वो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। देखिए, हाइब्रिड कार्ड क्या होता है? जो डेबिट कार्ड आजकल कार्ड आया ना, जो डेबिट कार्ड भी काम करता है, क्रेडिट कार्ड भी काम करता है, दोनों काम करता है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है? कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है? देखिए, जैसे आप अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या मांगता है? बहुत लोग पेमेंट किए होंगे, याद कीजिए क्या क्या मांगता है। कार्ड नंबर मांगता है, सीवीवी मांगता है, ओटीपी मांगता है। तो इससे क्या होता है, इससे कई बार क्या होता है, कुछ लोग अगर साइबर फ्रॉड करे ना, तो कार्ड का डिटेल्स हो सकता है चला जाएगा उन लोगों के पास, होता है ना, जो साइबर फ्रॉड होता है। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए क्या लाया गया? कार्ड टोकनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? रहता दिन, मतलब जो आप नंबर डालिएगा ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का, उसके बदले ना एक पासवर्ड टाइप के फॉर्म में एक नंबर आपको मिल दिया जाएगा। मतलब जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है, सपोज कीजिए क्रेडिट कार्ड का नंबर है 439874 6, सपोज कीजिए एक रैंडम नंबर है। तो इसको ना टोकनाइजेशन में कर दिया जाएगा कुछ और, अल्फा अल्फाबेट भी, न्यूमेरिकल भी, ऐसे ऐसे करके 16 डिजिट का कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे अगर किसी को साइबर फ्रॉड भी करना है, उसके लिए डिफिकल्ट होगा ना। कार्ड का नंबर ही नहीं पता चलेगा तो वो फ्रॉड कैसे करेगा? तो बस वही है, टोकनाइजेशन जो है ना, इसीलिए लाया गया मेनली। इसको आप रीड कीजिएगा अच्छे से। 16 डिजिट का होता है, रैंडमली जनरेटेड टोकन होता है, वही सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ठीक है। टू फैक्टर ऑथोराइजेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन क्या होता है? देखिए, आप यूपीआई का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, पहले सबसे पहले फोन पे आप यूज करते हैं। फोन पे में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहला स्टेप बताइए, क्या करते हैं? फोन पे अगर ऐप खोल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद सपोज कीजिए पेमेंट करना, स्कैन कर रहे हैं,
स्कैन पेमेंट करना, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अमाउंट अमाउंट डालें, उसके बाद कोड डालते हैं। तो कोड बेसिकली कितनी बार आप डालें हैं? एक बार पहली बार डालें ओपन करने के बाद, दूसरी बार भी डालें ना जब पेमेंट करते हैं, फाइनल जो होता है, फाइनल वाला दो बार डालते हैं ना, उसी को बोला जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कि दो सिक्योरिटी लेयर होता है यूपीआई में चेक करने का। देखिए, देखिए फोन आया, यू फोन पे आया, ठीक है। सबसे पहले तो ये फिंगरप्रिंट मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। अब स्कैन करना है, स्कैन करके जाएंगे, स्कैन करके अमाउंट डालेंगे, उसके बाद जब पेमेंट करेंगे फिर एक कोड मांगेगा ना, जो मेरा कोड सेट किए हुए हैं, बस उसी को बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये हुआ क्या बेसिकली, ये इनहांस सिक्योरिटी के लिए किया गया है। ये फास्टैग के बारे में बताया है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में आपको बताएं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन अनाउंस एमडीआर सब्सिडी ऑफ अप टू 2,000 रुपए टू मर्चेंट्स बैंक। आपको पता है ना सब्सिडी ये दिया गया है, ठीक है। आगे ऑटोमेटिक टेलर, एटीएम के बारे में सबको पता है, एटीएम यूज किए हैं। एटीएम जो है ना, एटीएम, देखिए इसमें ना दो तीन टाइप का एटीएम होता है, उसको बस याद रखिएगा। कहाँ गया? हाँ, ब्राउन लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? ओन्ड बाय सिक्योरिटी प्रोवाइडर बट ऑपरेटेड बाय बैंक, द बैंक हैंडल्स द कैश मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन एंड ओनिंग। ओन्ड बाय सिक्योर सर्विस प्रोवाइडर बट ऑपरेटेड बाय बैंक, ये क्या होता है? मतलब एक तरह से आउटसोर्स कर दिया जाता है, आप समझ लीजिए। मतलब ये ब्राउन लेवल क्या होगा, एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, एटीएम एचडीएफसी का ही होगा, बट वो एक्चुअल में ऑपरेट किया जाएगा किसी और के द्वारा। ये बैंक क्यों करती है? अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए, अगर एचडीएफसी बैंक ही उस एटीएम को मतलब यूज करेगी ऑपरेटेड बाय एचडीएफसी, तो क्या होगा, एचडीएफसी को अपना मैन पावर देना पड़ेगा, अब कोई आदमी रखना पड़ेगा ना, उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो उसके बदले क्या करते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे देती है किसी और को, इसको बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्वेश्चंस आता नहीं है जनरली। बस ये टाइप्स का एटीएम होता है, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, रीड कीजिएगा। और एक ये वाला बस देख लीजिएगा, व्हाइट एटीएम। व्हाइट एटीएम क्या होता है? सेटअप एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज, जैसे कि, अच्छा इंडी कैश कोई देखा है? इंडी कैश का एटीएम नहीं देखे होंगे। जैसे दिल्ली वगैरह में जाइएगा ना, तो इसका कैश बहुत ज्यादा मिलता है, इंडी कैश। जैसे एचडीएफसी का एटीएम होता है ना, वैसे इंडी कैश होता है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी बैंक का एटीएम लाइए और किसी से भी विड्रॉ हो जाएगा, कोई भी बैंक अकाउंट से। बस ये क्या है, यूथ नॉमिनल चार्जेस अप्लाई होता है इसमें। बट इससे फायदा क्या होता है, सपोज कीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे दूर दूर तक, आपको एचडीएफसी बैंक का एटीएम नहीं मिल रहा है या एटीएम नहीं है अवेलेबल, तो आप क्या कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा। ये यही, बट ये होता है क्या, ये नॉन बैंक एंटिटीज होता है। ये जो इंडिकेशन है, ये टाटा के द्वारा किया गया। टाटा का अपना बैंक है क्या? नहीं है, बट फिर भी वो एटीएम कर रही है, इसी को बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। देखिए यूपीआई जो है, यूपीआई पहले जो है सिर्फ इंडिया में अवेलेबल था। अब क्या, अब आप देखिएगा यूपीआई जो है बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा है। लास्ट ईयर पीवाईक्यू भी एक आया था कि यूपीआई जो है किस किस कंट्री में है अभी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी नामीबिया पहला अफ्रीकन कंट्री बना है जिसमें यूपीआई आ गया है। और ऐसे तो बहुत में आया है। इनफैक्ट जब फ्रांस का प्राइम प्रेसिडेंट आया था ना, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट भी शॉक हो गया था कि इंडिया में इतना मतलब स्मूथली यूपीआई चल रहा है, बस स्कैन करके पेमेंट हो रहा है। इवन अमेरिका में भी अभी इतना इफिशिएंट प्रोसेस नहीं हुआ है। अमेरिका में आपको बताए थे ना, अभी भी मतलब मोस्टली कैश में ही वहाँ पे होता है, इतना डेवलप कंट्री है फिर भी। ये यूपीआई एक्सपेंशन बता रहा है, श्रीलंका में हुआ, यूएई में हुआ। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट होता है एक, और एक एस नीचे होगा, हाँ, स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, एसएफएमएस। ये क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि आप सपोज कीजिए दो बैंक अकाउंट जब ट्रांजैक्शन करते हैं ना आपस में, जैसे आपको बताएं एचडीएफसी और एसबीआई आपस में ट्रांजैक्शन करेगा, तो जो मैसेजिंग सिस्टम होता है ना, मैसेज कर रहा है एचडीएफसी एसबीआई को,
एसबीआई मैसेज कर रहा है एचडीएफसी को, तो वो जो पूरा सिस्टम होता है ना, वो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये किसके द्वारा किया गया? टाटा के द्वारा किया गया। टाटा, डेवलप्ड बाय टाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक कहीं। हाँ ये रहा, डेवलप्ड बाय टीसीएस। ये समझ में आया? स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम कुछ नहीं है, दो बैंक आपस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैसेज करना हो, एचडीएफसी एसबीआई को बोलेगा हेलो, एसबीआई बोलेगा एचडीएफसी को हेलो, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये टाटा के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे क्या गलती हो सकता है? स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम आपको बोलेगा कौन बनाया है, एक ऑप्शन में एनपीसीआई भी होगा या आरबीआई भी होगा, तो आपको याद रखना है टीसीएस बनाया है ये। टीसीएस बस एक ही चीज में इन्वॉल्व है, ये चीज बस इसी में है। ये सब तो पेमेंट है, ये तो इजी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको बताएं, वाइट लेवल बताएं एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेवल ऊपर में भी दिया हुआ है। डिजिटल पेमेंट बॉडीज, डिजिटल पेमेंट के पहले हमको एक और चीज बताना है। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ना आरबीआई एक कमेटी बनाई थी 2019 में, नंदिनी कमेटी, हाँ नंदन नीलकनी कमेटी है, इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ सकता है। कौन सा कमेटी डेवलप हुआ था? कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नीचे आता है, हाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या होता है बताइए? ये कुछ नहीं होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे कि आप फिजिकल पेमेंट करते हैं ना। क्या हुआ? हम्म, जोर से बोलिए। नहीं लिखे हैं? तो ये तो आपके नोट्स में मिल जाएगा ना। अच्छा नोट्स नहीं, नोट्स वो आपके ऐप में हुआ होगा, ऐप में नहीं ऐड है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम बोल देंगे। देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है, वो आपको मिल जाएगा, ये नोट्स अगर नहीं हुआ ना तो प्रिंट फॉर्म में हम दिलवा देंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है? ये होता है जैसे फिजिकल फॉर्म में जो पेमेंट आप लोग करते हैं ना, जैसे 5 रुपए का नोट हुआ, 10 का नोट हुआ, सिमिलरली ये डिजिटल फॉर्म में होता है और कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? ये बनाया क्यों गया? ये बनाया गया इसलिए, देखिए ये सोचिए आप, ये बनाया क्यों गया होगा, डिजिटल वाला क्यों बनाया गया होगा? सिंपल सा रीजन है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन कम करने के लिए। दूसरा क्या होता है, जब प्रिंट होता है, आपको बताएं वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जो नोट प्रिंट होता है ना, वो इजी नहीं होता है, उसके प्रॉपर ऑफिस होता है, बहुत मशीन्स होता है, 5-6 प्रोसेस लेयर से गुजरता है, तब जाके वो नोट प्रिंट होता है। तो अगर डिजिटल फॉर्म में डालेंगे तो वो सब तो एक बार में ही खत्म हो गया ना। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई का जो प्रिंट करने का कॉस्ट आया था वो भी कम हो गया। पब्लिक को और भी क्या फायदा होता है, आप नोट देखिएगा कुछ टाइम के बाद नोट फट भी जाता है, बहुत लोग चेंज नहीं भी कराते हैं बट फट भी जाता है ना, ये सबसे प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाता है, तो इसीलिए डिजिटल लाया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? सेम है, जैसे फिजिकल पेमेंट होता है सेम है, वैसा ही है। बेनिफिट्स बताया गया है, आप रीड कीजिएगा इसको। अच्छा ये चीज याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन बनाया है, मतलब कौन शेयर करता है, कौन इसको इशू करता है? आरबीआई करता है, याद रखिएगा, यहाँ पे एनपीसीआई नहीं डालिएगा। जो भी मनी होगा ना, कोई भी मनी, वो इशू हमेशा आरबीआई करेगी। एनपीसीआई क्या करती है? एनपीसीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, जैसे जैसे इनिशिएटिव होता है, जैसे फास्ट टैग हो गया, फास्ट टैग के पहले क्या होता था, लाइन में लगना पड़ता था, वो इजी हो गया, यूपीआई हो गया, वो सब एनपीसीआई लाई है। बट जो इशू करेंसी करेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई करती है, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है, ये रिप्रेजेंट लीगल टेंडर इन डिजिटल फॉर्म। लीगल टेंडर तो है ही, लीगल टेंडर आपको याद है क्या था? फिएट मनी था प्लस कैन नॉट बी डिनाइड, ये था, तो बस वही चीज है, अगर आप डिजिटल फॉर्म भी दे रहे हैं वो भी लीगल टेंडर हो जाता है। सिमिलर टू फिजिकल करेंसी नोट, मतलब कि अगर आपके पास नोट 100 रुपए का है, 200 का है, 500 का है, तो ये जो डिजिटल वाला होगा ना, ये भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे 1000 का नोट निकलेगा, जो फिजिकल में होता है ना, सेम डिजिटल में भी होता है। समझ में आया? ये सेम चीज होता है, आई प्रॉमिस टू पे, वो सब कुछ सेम होता है, आप समझिए, बस वो डिजिटल में होता है, ऑनलाइन होता है, और कुछ नहीं होता है। देखिए अब क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल वर्सेस रिटेल। होलसेल वर्सेस रिटेल क्या होता है? होलसेल क्या हो जाता है? होलसेल वही होता है, होलसेल क्या होता है एक बात बताइए, होलसेल और रिटेल में क्या अंतर होता है? होलसेल मार्केट यहाँ पे गणेश मार्केट होता है ना, होलसेल में क्या होता है?
कोई दुकानदार जो होता है, होलसेल टू होलसेल क्या होता है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को देता है ना। वहां पे जनरली रिटेल कस्टमर तो नहीं आता हम लोग के टाइप का, एक लेस के लेने के लिए तो नहीं जाएगा, वहां पे जाएगा 100 लेस लेने के लिए कोई दुकान वाला। तो सिमिलरली क्या होता है, रिटेल वाला क्या होता है, रिटेल जो होता है ना, वो मर्चेंट टू मर्चेंट पेमेंट होता है, मतलब कि बैंक टू बैंक पेमेंट होगा फॉर एग्जांपल, तो उसको ना रिटेल बोलेंगे, नहीं होलसेल बोलेंगे उसको, सॉरी उल्टा बोल दिए। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटर बैंक, देखिए इंटर बैंक है ना, इसको होलसेल बोलते हैं। जैसे वहां पे गणेश मार्केट में दुकान टू दुकान ट्रांसफर होता है, यहाँ पे बैंक टू बैंक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होलसेल बोलेंगे। रिटेल वाला क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन, मतलब हम लोग आपस में डिजिटल करेंसी अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये रिटेल हो जाएगा। रिटेल में यही होता है ना, रिटेल जो दुकानदार होता है वहां पे तो नॉर्मल हम लोग के जैसा कंज्यूमर जाता है ना, हमको एक लेस लेना है तो हम नीचे दुकान चले गए, बट बहुत सारा लेना है तो हम गणेश मार्केट चले जाते हैं, मतलब कोई दुकानदार ही जाता है ना वहाँ पे। तो सेम है, होलसेल में ना बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, रिटेल में क्या होता है, रिटेल में होता है पर्सन टू पर्सन हो जाता है। ठीक है, हाँ ये देखिए ई रूपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखिए एक होता है, एक होता है रूपी ई, एक होता है ई रूपी। अब बताइए दोनों में अंतर क्या होगा। अब ये नहीं बोलेगा कि स्पेलिंग का अंतर है, तो और भी कुछ अंतर होगा ऑब्वियसली, तभी बता रहे हैं। सोचिए क्या होगा, गेस कीजिए। देखिए ये क्या होता है, रूपी, रूपी का स्पेलिंग पता है क्या होता है, पहले तो ये बताइए हमको, रूपी का स्पेलिंग ये होता है या ये होता है, ये वाला होता है, कोई डाउट है किसी को इसमें, कंफ्यूजन होता है वैसे। देखिए ये जो है ना, ये वही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब डिजिटल फॉर्म में जो वाला जो मनी है ना, जो अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो है ये। ठीक है, ये वाला ई रूपी, ये रूपी का सिंबल देखिए, यही है ना रूपी का सिंबल। ठीक है, ई रूपी क्या होता है, ई रूपी होता है, सपोज कीजिए, ये जो हो जाता है ना, ये होता है, सपोज कीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिला है, कॉलेज का पे, आपको एक साल का पेमेंट करना है 1 लाख रुपया, आपको स्कॉलरशिप मिल गया 50,000 का, आपको 50,000 पेमेंट करना है, आपको 50,000 मिल गया, सपोज कीजिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आपको 50,000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि आपको 50,000 ही पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो जो 50,000 जो सब्सिडी है, वो या तो आपको गवर्नमेंट कैश दे सकती है कि आपको 50,000 दे देगी, आपको बोलेगी आप अपना 50 लगा के 1 लाख पेमेंट कर दीजिए कॉलेज में, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज को ही बोल दे कि आप इससे 50,000 कम लेना, हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। लेकिन देखिए दोनों में क्या दिक्कत होता है, दोनों में क्या होगा, गवर्नमेंट अब एक आदमी को तो स्कॉलरशिप देती नहीं है, ऐसा तो लाखों होगा। अब क्या गवर्नमेंट को पॉसिबल है कि हर एक एक इंसान को जाके बोले कि आप आपसे कम ले, या फिर कॉलेज को ही बोल दे कि इससे जो है कम लेना, इससे कम लेना, इससे कम लेना। अब कितना कॉलेज है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना, अच्छा ये अमेजोन पे में आप लोग देखें गिफ्ट बॉक्स होता है, गिफ्ट क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट, गिफ्ट वॉचर कुछ होता है ना, ये ना गिफ्ट वॉचर टाइप का होता है, मतलब कि ये जो है ना, ये वॉचर ऐसा टाइप का होगा, यहाँ पे लिखा होगा 50,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो इससे क्या होगा, ये गवर्नमेंट आपको दे देगी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, ये जो पूरा है गिफ्ट वॉचर टाइप का है, ये जाइएगा, ये पेपर में होगा, ये आपको गवर्नमेंट दे दिए 50,000 का, ये जाइएगा, ये आप कॉलेज में जाके दे दीजिएगा कॉलेज को। ठीक है, कॉलेज क्या करेगी, कॉलेज समझ जाएगी कि ये 50,000 पेमेंट है, आपको बस 50,000 देना होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ, आप बात कर रहे हैं, आपको कहाँ से समझ में आएगा। आयुष्मान बहुत सारा चीज इसमें यूज किया जा सकता है, बहुत सारा चीज। अब देखिए इसका स्पेशलिटी क्या है, कि सपोज कीजिए ये स्कॉलरशिप के लिए दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको दी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 50,000 का गिफ्ट है, तो हम जो है इसको जाके कहीं और यूज कर देंगे, हम जाके कहीं और, मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है, हम उसको जाके गिफ्ट दे देंगे 50,000 का, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सोचिए गवर्नमेंट का पैसा कहाँ के लिए था, कहाँ चला गया। इसका स्पेशलिटी क्या है, कि जो वाउचर है ना, अगर स्कॉलरशिप का है तो ये स्कॉलरशिप में ही यूज होगा, उसी कॉलेज में यूज होगा, इसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर यही सपोज कीजिए अगर आपको 50,000 कैश दिया होता, हो सकता है डाइवर्ट हो जाता ना, आप कहीं और यूज कर देते हैं, फिर आपका जो गरीब इंसान होता है उसके उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उसको जब गवर्नमेंट पैसा देती है ना, वो कहीं और यूज कर देता है, करता है ना। तो इसी को रोकने के लिए ई रूपी लाया गया था,
समझ में आया दोनों का डिफरेंस? ये गिफ्ट कार्ड टाइप का होता है, ये क्या होता है, ये तो नॉर्मल जो होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ये हो गया। ई रुपी क्या है, गिफ्ट वॉचर टाइप का है। अब बताइए किसी को डाउट हुआ इन दोनों में? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, अब जब नोट्स रीड करेंगे, ई रुपी होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसी को बोलते हैं ई रुपी। ठीक है, ये आरबीआई करती है। आरबीआई क्यों करती है ये आपको याद है? बताएं, इशू अगर कोई भी डिजिटल फॉर्म हो या फिजिकल फॉर्म हो, जो पैसा जो इशू करेगी वो हमेशा आरबीआई करेगी, करेगी ना। लेकिन ये ई रुपी क्या है? ई रुपी एक तरह से नहीं है कि यूपीआई को ट्रांस मतलब डिजिटल फॉर्म को इनकरेज करने के लिए, तो ये कौन करेगा? एनपीसीआई करेगा। ठीक है, फंक्शनल क्या होता है? ये वन टाइम पर्पस स्पेसिफिक, इसको देखिए, पर्पस स्पेसिफिक मतलब जो स्कॉलरशिप वाला पेमेंट है वो सिर्फ स्कॉलरशिप में ही जाएगा, वो आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं पैसा को। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब सपोज कीजिए 50,000 वो जो दिया है गवर्नमेंट, वो तुम डाइवर्ट कर सकते हैं ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं ये। इशूड एज अ वाउचर इन एसएमएस और क्यूआर फॉर्मेट। अब देखिए ये इशू कैसे होगा? इशू या तो वो कार्ड बना के दे सकती है गवर्नमेंट, या फिर आपको एसएमएस भी कर सकती है, वो आपको क्यूआर कोड भी दे सकती है। बहुत बार क्या होता है, क्यूआर कोड सेंड हो जाता है, आप क्यूआर कोड दिखाइएगा, वो जाके पेमेंट ले लेगा, स्कैन करेगा तो वो आ जाएगा पूरा। ये क्या है, ये तो नॉर्मल है, आपको पता है होलसेल रिटेल दोनों होता है। बैंक और सर्विस प्रोवाइड जनरेट ई रुपी इशू डायरेक्टली बाय आरबीआई। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस होता है ना, यही होता है। ये इशू कौन करता है, लोग डिफरेंस ना इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे अभी तक जितना बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी से क्वेश्चन आता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रुपी, ये दोनों का डिफरेंस। या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, 2014 में क्या क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ना, आरबीआई उसको लिमिट भी कर सकती है। क्या कर सकती है बताइए? कर सकती है, सोचिए। मतलब डिजिटली अगर वो इशू कर रही है 1 लाख करोड़ रुपए, सपोज कीजिए एक साल के लिए, तो क्या आरबीआई उसको घटा के 50,000 करोड़ कर सकती है डिजिटल करेंसी को? सोचिए, कर सकती है। देखिए, इशू जब भी होगा ना, कभी भी इशू होगा, या तो फिजिकल फॉर्म हो या डिजिटल फॉर्म हो, पैसा हो, आरबीआई कुछ भी कर सकती है। आरबीआई कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। एक्चुअली होता है क्या, देखिए, इन्फ्लेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, महंगाई, महंगाई क्या होता है? महंगाई क्यों होता है ये सोचिए। महंगाई का मतलब हम लोग जानते हैं कि जनरली जो प्राइस बढ़ जाता है सबका, ठीक है। इस मोबाइल का दाम था 20,000, प्राइस बढ़ के 30,000 हो गया, यही महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। महंगाई क्यों होता है ये सोचिए, महंगाई क्यों होता है, कब होता है महंगाई? महंगाई तभी ना होगा जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा और लोग डिमांड करेंगे। अब सपोज कीजिए ये मोबाइल है, एक पीस अवेलेबल है, दुकान में एक ही पीस अवेलेबल है, खरीदने वाला 10 है, आया बोला कि 30,000 देंगे, अगला आया बोला 35,000 देंगे, अगला आया 40,000 देंगे, करते करते इसका दाम 1 लाख चला गया। महंगाई तो बढ़ गया, इसका 20,000 30,000 से 1 लाख चला गया। इसी को महंगाई बोलते हैं। महंगाई क्यों बढ़ा, आप गौर कीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा था, पैसा उसी को ना यूज करके बढ़ा है। तो जब भी इकोनॉमी में पैसा मतलब महंगाई बढ़ जाती है ना, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई पैसा जो प्रिंट करती है ना करेंसी को, उसको रोक देती है, कभी थोड़ा सा कम कर देती है, या फिर कुछ ऐसा करती है कि लोगों के पास जो पैसा है ना, वो थोड़ा सा उनसे निकल जाए। कैसे? बैंक का एफडी बढ़ा देगी। अब सपोज कीजिए बैंक का एफडी अगर बढ़ा देती है, अभी 7% है, वो 10% कर देती है, कितने लोग जाके जो अभी हाथ में कैश है ना, वो एफडी करा देंगे, करा देंगे ना। तो एफडी कराने से क्या होगा, लोगों के हाँ पॉकेट में जो पैसा था वो तो बैंक में चला गया ना, तो ऑटोमेटिक पैसा कम हो गया पब्लिक के पास। पैसा जब कम हो गया, तो यहाँ पे जो फोन लेने आया था, जिनके पास पैसा था, वो भी कम हो जाएगा। तो हो सकता है वो जो 20,000 बढ़ा 1 लाख ना, वो शायद 25,000 तक ही बढ़े। ये हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे, अभी बस हम बता रहे हैं ये किया। तो आरबीआई जो है ना, वो एक तो देखिए, सबसे पहले तो कभी भी क्वेश्चन आए ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी दिमाग में निकाल दीजिएगा। आप सोचिएगा कि ये फिजिकल है, बस फिजिकल जैसे यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, बस वही है, पहला चीज तो ये। अब देखिए, इशू जब भी आरबीआई इशू करती है, डिजिटल को भी फिजिकल को भी, कभी भी महंगाई बढ़ेगा तो वो कम भी कर सकती है, वो पैसा को डाइवर्ट भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो बस आरबीआई कर सकती है, उसका आंसर था एक्चुअली कर सकती है, तो बहुत लोग नहीं किए थे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, देखिए, मनी आपको बताएं कि आरबीआई जो है, आरबीआई डेवलप करती है बेसिकली मनी को। मनी जितना भी मनी सप्लाई होता है ना, सारा सब कुछ आरबीआई करती है, इशू से लेके उसका स्प्रेड करना से लेके, अगर डिमोनेटाइजेशन करना हो तो वो नोट भी वापस जो बैंक में हम लोग दिए हैं ना, वो कहाँ गया, वो आरबीआई के पास ही गया है।
सब कुछ आरबीआई करती है। अच्छा, कॉइन्स जो बात करते हैं, कॉइन्स तो प्रिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन प्रिंट करने के बाद ना, मतलब मिंट करने के बाद, प्रिंट नहीं, मिंट करने के बाद वो आरबीआई को दे देती है। आरबीआई जो होता है ना, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बस मतलब कि कॉइन्स छोड़ के और 1 रुपए का नोट छोड़ के आरबीआई सब कुछ प्रिंट भी करता है, आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ओवरऑल जो इकोनॉमी का जो महंगाई है वो आरबीआई देखता है। कॉमर्शियल बैंक का आपका कितना एफडी दीजिएगा, एफडी में कितना इंटरेस्ट होगा, आप जो लोन लीजिएगा उसमें कितना इंटरेस्ट चार्ज कीजिएगा, सब कुछ आरबीआई करती है। आरबीआई का इतना बड़ा रूल है, समझ रहे हैं? तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब बेसिकली सिंपली ये होता है कि अभी भारत के अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, यही है मनी सप्लाई। समझे? मतलब कि एक टाइम वो जो मनी का जो स्टार्टिंग फेज होता है क्या होता है, आरबीआई प्रिंट करेगी, ठीक है? आरबीआई प्रिंट करेगी, एक एक साल में ना आरबीआई अपना बैलेंस शीट निकालती है कि टोटल करेंसी मनी सप्लाई कितना हो रहा है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई आपको समझ में आया कितना है? टोटल जो कैश, जो कैश प्लस जो डिजिटल वाला सब जो मनी पूरा जो मार्केट में घूम रहा है, उसी को मनी सप्लाई बोलते हैं हम लोग। उसी मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करके ना महंगाई को कम किया जाता है। उसी ऊपर नीचे कम के पूरा जो बैंक जो घूमता है ना, बस इसी मनी सप्लाई और आरबीआई के डायरेक्शन में घूमता है। समझ में आया? तो ये देखिए मनी सप्लाई यहाँ पे दिया होगा, डिमांड फॉर मनी, इसके बारे में कल बात करेंगे हम लोग। और ट्रांजैक्शन मनी पर्पस, बस एक ये दो चीज कर लेते हैं। देखिए मनी को जो है ना, मनी को हम लोग क्यों रखते हैं अपने पास? पर्पस फुलफिल करता है, आपको पता है मेजर ऑफ वैल्यू होता है, मीडियम ऑफ ये सब होता है। उसी को दूसरे फॉर्म में क्या बोला जाता है? बोला जाता है ट्रांजैक्शन पर्पस। आप मनी क्यों रखते हैं? आपको फोन खरीदना इसीलिए रखते हैं ना, ट्रांजैक्शन होगा कुछ इसीलिए ना रखते हैं। घर में अगरबत्ती तो नहीं दिखाते हैं, खरीदने के लिए पैसा रखते हैं। दूसरा क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव पर्पस। वो क्या होता है? कई बार क्या होता है, आप सपोज कीजिए आपको बता दिया गया हो कि 6 महीना के बाद जो है ना डिमोनेटाइजेशन होने वाला है दोबारा, तो आप क्या कीजिएगा? या फिर सपोज कीजिए आपको 6 महीने के बाद बोल दिया जाए कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना बहुत गिरने वाला है, पैसा जो है मतलब पैसा का हालत खराब होने वाला है, सबका पैसा नहीं मिलने वाला है, जो सैलरी है वो नहीं मिलने वाली है, प्रॉब्लम होने वाला है। आप क्या कीजिएगा? आपके पास जितना पैसा है आप एक्यूमुलेट करके रखिएगा, बोलिएगा ना कि इमरजेंसी टाइम में हम यूज कर सकें। तो वही है स्पेक्यूलेटिव पर्पस, मतलब कि हम रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए पैसा को, है ना? ये और यही तो जो है ना, यही डिमांड फॉर मनी बता देता है। मतलब आप आप पैसे को कितना डिमांड कीजिएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर देगा? ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर देगा। एक तो पहला कि आपको ट्रांजैक्शन का कितना जरूरत है। अब देखिए सपोज कीजिए कोई गांव में रहता है, गांव में उसको उतना जरूरत ही नहीं है उसकी, तो वो उतना मनी डिमांड करेगा क्या? उसका 5,000 में हो सकता है सब कुछ काम हो जाए, अगर उसको ज्यादा काम नहीं हो तो उसको वो उसका डिमांड कम होगा। यही सपोज कीजिए हम लोग शहर में सपोज कीजिए रह रहे हैं, हम लोग का तो ज्यादा डिमांड होगा। तो ट्रांजैक्शन पर्पस यही होता है, डिमांड ये डिफाइन करता है मनी कितना डिमांड होगा। स्पेक्यूलेटिव सिमिलरली होता है। अब सपोज कीजिए आपको बताया जा रहा है कि वही अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप और मनी डिमांड कीजिएगा। आप चाहिएगा कि मेरे पास पैसा तो जितना है ही, और साथ में बाहर से और अगर हम कुछ ला के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद जो है स्थिति जो है खराब होने वाली है, ऐसा होता है ना। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं ना, इसी को डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। ये दोनों डिफाइन करता है कि मनी कितना डिमांड किया जाएगा इकोनॉमी में। तो मैं मतलब जो आरबीआई जो प्रिंट करती है ना करेंसी को, वो अपना असेसमेंट लगाती है, अंदाजा लगाती है कि कितना ट्रांजैक्शन का जरूरत पड़ेगा इंडियन को। अभी इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में ना बोला जाता है कि न्यू मिडिल क्लास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। न्यू मिडिल क्लास मतलब क्या होता है? न्यू मिडिल क्लास मतलब कि अब जो लोग देखिएगा, आईफोन आता है ना, आईफोन कितना लंबा लाइन लगता है, लगता है ना, 2 किलोमीटर लाइन लगा है आईफोन लेने के लिए। अब देखिएगा कोई मतलब एक छोटा सा भी फोन में कुछ हो गया, एक छोटा सा लैपटॉप में हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं? अरे कोई बात नहीं, अभी पैसा नहीं दे, ईएमआई में ले लो, लेते हैं ना। तो क्या देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना। हम लोग जो है अब नॉर्मली क्या दिख रहा है न्यू मिडिल क्लास में, सेविंग्स जो है ना वो कम होती जा रही है। और ईएमआई को ना इसको किलर बोला जाता है, किलर ऑफ सेविंग्स बोला जाता है। ईएमआई से पता नहीं चलेगा आपको कितना पेमेंट आप दे रहे हैं, बट आप 1 लाख का ना, वो कब आप 1.25 लाख, 1,20,000, 1,40,000 दे देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होता है? इससे आरबीआई ये स्पेकुलेट करती है कि ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है ना, पब्लिक को ज्यादा पैसे की जरूरत है। स्पेकुलेटिव ये मनी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना इकोनॉमी कैसा चलेगी, ये अपना अपना परसेप्शन होता है। अब कांग्रेस के हिसाब से सोचिएगा कि तो भारत का अर्थव्यवस्था खाई में गिर रहा है, बीजेपी के हिसाब से खोजिएगा तो वो एकदम ऊपर आसमान में जा रहा है। तो बीजेपी वाला क्या करेगा? बोलेगा कि नहीं नहीं यार, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमको पैसे रखने की जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्ट कर देंगे। ये कांग्रेस वाला अगर सोचेगा, बोले नहीं नहीं 6 महीने के बाद है ना, इनका पॉलिसी खराब है, ये खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो पैसा और रख लेंगे।
मतलब इन दोनों से ना बेसिकली ये जज किया जाता है कि कितना करेंसी को प्रिंट करना है। समझ में आया? अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट हुआ किसी को तो बताइए, कि कुछ रिपीट करना है तो वो बताइए, कोई मेजर डाउट है तो बताइए, कुछ भी है तो बता सकते हैं आप, बताइए। अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? कोई डाउट हुआ अभी तक? कोई डाउट हुआ है किसी को? ठीक है, ये जो था ना, ये अभी तक जितना बताया ये ना बेस था। मतलब इससे क्वेश्चंस बस आपको बताएं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन यूपीआई से अगर आ गया तो आ गया, बाकी ये बस बेस बनाता है ये चैप्टर। ये चैप्टर आपको बताया होगा कि मनी का फंक्शन क्या है, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा। अब अपना डिटेल, अब एक्चुअल इकोनॉमी स्टार्ट होगा आपका। अब मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि मनी सप्लाई कैसे किया जाता है, आरबीआई कैसे करती है, मनी सप्लाई कितने टाइप का होता है, वो आगे रीड करेंगे। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, मोस्टली कल स्टार्ट कर देंगे या कल के बाद स्टार्ट करेंगे, कि आखिर आपका जो एफडी होता है, एफडी में इंटरेस्ट रेट पता कैसे चलता है कि कितना परसेंट देना है, लोन में इंटरेस्ट रेट कितना पता चलता है, अगर महंगाई हो गई तो क्या करना होता है, ये सब कुछ जो है ना आरबीआई कैसे चलती है, कैसे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा करती है। आरबीआई बस एक डायरेक्शन देगी, उसी डायरेक्शन से आप देखिएगा ना सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब एक कॉमन मैन का लाइफस्टाइल चेंज होता है ना, बस एक आरबीआई की डायरेक्शन से हो जाता है। आरबीआई इतना पावरफुल है। ठीक है, तो अभी क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी को डाउट है फिर से तो आप पूछ सकते हैं। आपको जो है नोट्स या डिजिटल या जो भी मिलेगा, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा यहाँ तक। अगर कोई डाउट होगा तो आपको हम फिर से बताइएगा हमको, हम उस चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे। अगेन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से मेजर क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको बस समझाने के लिए था ये सारा चीज़। आपको फोकस किस पे करना है, आपको डिजिटल वाला जो पार्ट है ना, बस उस पे थोड़ा-सा फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है?